नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ख़ास कहानी संग्रह दिल की रोशनी कश्मीरी कहानियों का सार इस पर बात करने वाले हैं। ये कहानियाँ असल में बानो मुश्ताक ने कश्मीरी में लिखी थी और दीपा भास्ती ने इनका हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में अनुवाद किया है। तो ये हम तक पहुँची हैं और हमारी जो ये बातचीत है ये SK25 बुक समरी चैनल पर जो इस किताब का सारांश दिया गया है उस पर आधारित है। तो आज हम इसी सारांश के ज़रिए बानो मुश्ताक की दुनिया में थोड़ा झांकने की कोशिश करेंगे। इसमें कश्मीर की ज़िंदगी है, वहाँ के लोगों का दर्द, उनकी उम्मीदें, मतलब एक बहुत परतदार तस्वीर दिखती है। हमारा मकसद सिर्फ उन कहानियों को ऊपर ऊपर से देखना नहीं है, बल्कि उनके अंदर तक पहुंचना है। समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानियां हमें कश्मीर के बारे में, वहाँ के जटिल हालात और इंसानी जज्बातों की गहराइयों के बारे में क्या सिखाती हैं। क्या ये सिर्फ दुख की कहानियां हैं या फिर इनमें कुछ और भी है? ये बहुत ज़रूरी सवाल उठाया है आपने। और इन कहानियों की जो खासियत है वो यही है कि ये सिर्फ घटनाओं का एक ब्यौरा नहीं है। जैसा कि सारांश से भी अंदाज़ा लग रहा है, बानो मुश्ताक हमें कश्मीर की उस सामाजिक, उस भावनात्मक दुनिया में ले जाती हैं जहाँ दर्द और उम्मीद, खामोशी और बोलने की जो छटपटाहट होती है वो अक्सर एक साथ ही मिलते हैं। उनकी नज़र बहुत पैनी है, वो आम इंसानों की ज़िंदगी के वो पहलू पकड़ती हैं जो अक्सर बड़ी खबरों में कहीं खो जाते हैं। और हाँ, दीपा भास्ती का अनुवाद, जैसा जाहिर है, इन बहुत बारीक एहसासों को, उस कश्मीरी एहसास को हम जैसे पाठकों तक, एक बड़े पाठक वर्ग तक पहुंचाने का बहुत ज़रूरी काम करता है। ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, ये एक तरह से कल्चरल ब्रिज बनाने जैसा है। अच्छा, संग्रह का जो टाइटल है वही अपने आप में कितना कुछ कह जाता है, दिल की रोशनी। और दिलचस्प बात यह भी है कि ये पहली कहानी का नाम भी यही है। ये उम्मीद और संघर्ष के बीच दिल के किसी कोने में जलते हुए एक छोटे से दिए की बात करती है। ऐसा लगता है जैसे ये एक अकेला टाइटल ही पूरे संग्रह की आत्मा को, उसके जो सेंट्रल आइडिया है उसको समेटे हुए है। क्या ये उम्मीद ही वो धुरी है जिसके आसपास ये कहानियां घूमती हैं? हाँ, उम्मीद एक सेंट्रल थीम तो ज़रूर है, पर ये कोई सीधी सादी आसान सी उम्मीद नहीं है। ये वो रोशनी है जो बहुत गहरे अंधेरे में टिमटिमा रही होती है। बानो मुश्ताक की खूबी यही है कि वो उम्मीद को संघर्ष से अलग करके नहीं देखती। दिल की रोशनी कहानी शायद इसी नाजुक से बैलेंस को बनाती है। ये दिखाती है कि बाहर के हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक चिंगारी बाकी रहती है। पर यही जो द्वंद्व है, यही तनाव, ये हमें दूसरी कहानियों में और भी कॉम्प्लेक्स रूपों में नजर आता है। जैसे कि यादों की बर्फ में सारांश ये बताता है कि इसमें ठंड और बर्फ सिर्फ मौसम का जिक्र नहीं है, बल्कि वो यादों का प्रतीक है। ये थोड़ा और समझाएंगी? क्या ये सिर्फ दुखद यादें हैं जो जम सी गई हैं? सारांश के हिसाब से देखें तो यादों के बर्फ में बर्फ का सिंबॉलिज्म काफी गहरा लगता है। ये सिर्फ गुजरे हुए वक्त की यादें नहीं है, बल्कि शायद उन यादों का बोझ है जिनसे किरदार उभर ही नहीं पा रहे हैं। जैसे बर्फ सब कुछ ढक देती है ना, एकदम ठहरा देती है, वैसे ही ये यादें शायद किरदारों के आज को, उनके प्रेजेंट को जमा देती हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये खोए हुए रिश्तों का वो ठंडा सा एहसास हो सकता है, या शायद एक ऐसे अतीत का जिसे भुलाया नहीं जा सकता पर जिसके साथ जिया भी नहीं जा सकता। यहाँ बर्फ की वो खूबसूरती और उसकी वो जानलेवा ठंडक का जो कॉन्ट्रास्ट है, वो इंसानी याददाश्त की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। यादें हमें जिंदा भी रखती हैं और कभी कभी कैद भी कर लेती हैं। यादों का जम जाना और फिर शायद खामोशी का जम जाना भी है। अनकही आवाजें और खामोश गलियां, ये दोनों कहानियां आवाज के ना होने या शायद दब जाने की बात करती लगती हैं। क्या इनमें कोई फर्क है या ये एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं? अच्छा सवाल है। सारांश के इशारों से अगर देखें तो अनकही आवाजें शायद ज्यादा पर्सनल लेवल की खामोशी की बात करती है। उन लोगों की कहानी जो समाज के डर से या रिश्तों के दबाव में या शायद अपनी ही अंदरूनी झिझक के कारण अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं, अपना सच वो कह नहीं पाते। ये एक अंदरूनी घुटन जैसी चीज हो सकती है। अच्छा। वहीं खामोश कलियां का कैनवास थोड़ा बड़ा लगता है। ये उस खामोशी की तरफ इशारा करती है जो बाहरी संघर्ष, तनाव या डर के माहौल से पैदा होती है, जहां पूरा का पूरा समुदाय, एक पूरी गली एक तरह के सन्नाटे में डूब जाती है। लोग हैं, जिंदगी भी चल रही है, लेकिन खुलकर जीना, खुलकर बोलना, खुलकर महसूस करना, ये सब जैसे थम सा गया है।
यहाँ खामोशी शायद डर का या फिर एक तरह के प्रतिरोध का या फिर बेबसी का प्रतीक बन जाती है। तो एक खामोशी व्यक्तिगत है, दूसरी सामूहिक, लेकिन दोनों ही ये दिखाती हैं कि जब आवाजें दबा दी जाती हैं तो इंसान पर और समाज पर उसका असर क्या होता है। और इसी खामोश माहौल में बानो मुश्ताक औरत की आंखें कहानी के जरिए एक खास नजरिए को सामने लाती हैं, महिलाओं का दृष्टिकोण। सारांश बताता है कि ये कहानी त्याग, पीड़ा और अंदरूनी शक्ति की बात करती है। क्या ये सिर्फ कश्मीर की औरतों की कहानी है या इसमें कुछ यूनिवर्सल भी है? लेकिन औरत की आंखें जिस तरह से त्याग, पीड़ा और खासतौर पर अंदरूनी शक्ति की बात करती है वो यकीनन यूनिवर्सल है। ये उस नजरिए को सामने लाती है जो अक्सर मेन स्ट्रीम बातों में अनदेखा रह जाता है। महिलाएं संघर्ष को कैसे झेलती हैं, परिवार और समाज को जोड़े रखने के लिए क्या कीमत चुकाती हैं, उनकी उम्मीदें और सपने क्या हैं, और मुश्किल हालात में उनकी सहन शक्ति और उनका जो रेजिस्टेंस होता है उसका रूप क्या होता है। ये सब पहलू इस कहानी को एक बड़ी प्रासंगिकता देते हैं। ये सिर्फ विक्टिम होने की कहानी नहीं लगती, बल्कि उस पीड़ा के बीच जो ताकत पनपती है उसकी कहानी भी लगती है। हाँ, ये ताकत और जुड़ाव का एहसास मुझे आंगन का पेड़ के जिक्र से भी हुआ। एक पेड़ जो एक ही जगह खड़ा है और एक परिवार की 3 पीढ़ियों को देख रहा है। ये तो बहुत खूबसूरत कल्पना है। कैसे प्रकृति इंसानी भावनाओं और वक्त के गुजरने का सिंबल बन जाती है। बिल्कुल, आंगन का पेड़ प्रकृति और इंसान के गहरे रिश्ते का एक बेहतरीन उदाहरण लगता है। वो पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो एक गवाह है, एक तरह का फैमिली मेंबर है जिसके आसपास जिंदगी बदलती रहती है। वो जड़ें जमाए खड़ा रहता है, जबकि इंसानी पीढ़ियां आती जाती रहती हैं। ये पेड़ शायद स्थिरता का, अपनी जड़ों से जुड़े रहने का और समय का जो लगातार बहना है उसका प्रतीक है। सारांश इशारा करता है कि ये पेड़ परिवार की खुशियों, दुखों, जन्म और मृत्यु सबका गवाह बनता है। ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, सिर्फ बैकग्राउंड नहीं। और प्रकृति का यही रूप हमें सपनों की नदी में भी मिलता है, जहां नदी जीवन के प्रवाह का प्रतीक है और सपने हकीकत से टकराते हैं। ये टकराव सपनों और हकीकत का क्या, ये भी एक मुख्य थीम है इन कहानियों में। निश्चित रूप से सपनों की नदी इसी टकराव को उजागर करती लगती है। नदी का बहना जीवन की तरह है, कभी शांत, कभी तेज, हमेशा आगे बढ़ता हुआ। लेकिन इंसान के सपने अक्सर इस बहाव के उलट जाने की कोशिश करते हैं, या फिर जिंदगी की जो कठोर सच्चाइयां हैं वो उन सपनों को बहा ले जाती हैं। ये कहानी शायद दिखाती है कि कैसे लोग उम्मीदें पालते हैं, बेहतर भविष्य के ख्वाब देखते हैं, लेकिन बाहरी परिस्थितियां या सामाजिक यथार्थ उन्हें कैसे तोड़ देते हैं या बदल देते हैं। ये व्यक्तिगत इच्छाओं और सामूहिक नियति के बीच का संघर्ष भी हो सकता है। ये कहानियां सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं कहती, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे व्यक्ति के सपने और संघर्ष उसके समुदाय और उसके समय से जुड़े होते हैं। और रिश्तों का ये ताना बाना, दूरियों का एहसास, चिट्ठियां कहानी का जिक्र भी है सारांश में। आज के डिजिटल जमाने में शायद ये थोड़ा पुराना सा लगे, लेकिन उन खतों का इंतजार, कागज पर उतरे हुए जज्बात, ये तो मानवीय जुड़ाव का एक बहुत ही गहरा पहलू है। हाँ, चिट्ठियां हमें उस दौर में ले जाती है जब कम्युनिकेशन इतना इंस्टेंट नहीं था। खत सिर्फ खबरें नहीं लाते थे, वो लिखने वाले के एहसास, उसकी खुशबू, उसके इंतजार को भी साथ लाते थे। ये कहानी शायद बिछड़ने के दर्द और फिर उन खतों के जरिए जुड़ने की जो उम्मीद और तसल्ली होती है उसको दिखाती है। दूर बैठे अपनों की खैरियत जानने की बेचैनी और एक खत का मिल जाना जैसे जिंदगी का मिल जाना हो। ये कहानी मानवीय रिश्तों की नाजुकता और दूरी के बावजूद उन्हें बनाए रखने की जो इंसानी कोशिश होती है उसको दिखाती होगी। ये याद दिलाती है कि छोटे छोटे इशारे, बातचीत के छोटे माध्यम भी कितने पावरफुल हो सकते हैं। और यही छोटी चीजें जैसे धूप का टुकड़ा, ये शीर्षक ही कितना आशावादी रखता है। अंधेरे में एक छोटी सी किरण। क्या ये कहानी दिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी उम्मीद कैसे जिंदा रहती है? बिल्कुल। धूप का टुकड़ा का विचार ही यही है। जब चारों तरफ अंधेरा हो, निराशा हो, तब उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी बहुत मायने रखती है। ये कहानी शायद दिखाती है कि इंसान की फितरत है उम्मीद तलाशना, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। ये धूप का टुकड़ा कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होगी, शायद कोई छोटी सी अच्छी खबर, किसी का मुस्कुरा देना,
कोई भूली हुई अच्छी याद, कुछ भी हो सकता है। ये दिखाता है कि पूरी तरह से नाउम्मीद हो जाना कितना मुश्किल है। दिल कहीं ना कहीं रोशनी की तलाश करता ही रहता है। ये बानो मुश्ताक की सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं, बल्कि यथार्थवादी उम्मीद को दिखाता है, बड़ी मुश्किलों के बीच छोटी राहतों का महत्व। और अंत में आखिरी गीत, संगीत और स्मृतियां। ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। क्या ये कहानी जीवन के अंत और यादों के जरिए अमर हो जाने की बात करती है? सारांश से तो ऐसा ही लगता है। आखिरी गीत संगीत को यादों से जोड़ता है। संगीत में यादों को सहेजने की एक अद्भुत शक्ति होती है। कोई धुन हमें सालों बाद भी किसी खास पल, किसी खास इंसान की याद दिला सकती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये कहानी शायद जीवन के अंतिम पड़ाव पर अतीत को याद करने, अपनी जिंदगी का एक तरह से लेखा जोखा करने और शायद अपनी विरासत को संगीत या यादों के रूप में पीछे छोड़ जाने की बात करती है। ये अंत का गीत हो सकता है, लेकिन शायद ये किसी नई शुरुआत का भी संकेत हो। यादों के जरिए, कला के जरिए जीवन का जारी रहना, ये जीवन की क्षणभंगुरता और कला की अमरता के बीच का एक संवाद हो सकता है। तो अगर हम इन सभी कहानियों और थीम्स को, जो सारांश से उभर कर आ रही हैं, एक साथ देखें, तो इनका निचोड़ क्या निकलता है? कौन से मुख्य विचार हैं जो बानो मुश्ताक पाठक तक पहुंचाना चाहती हैं और दीपा बास्ती के अनुवाद ने जिन्हें हम तक पहुंचाया है? देखिए, कई परतें हैं इसमें। सबसे अहम है संघर्ष और उम्मीद का वो लगातार चलने वाला द्वंद्व। ये कहानियां दिखाती हैं कि कश्मीरी जीवन जैसा बानो मुश्ताक देखती हैं वो आसान नहीं है। उसमें दर्द है, तनाव है, लेकिन उसी के साथ जीने की एक जिद और बेहतर कल की एक बहुत महीन सी आस भी है। दूसरा, यादों और स्मृतियों का हमारे आज पर, हमारे वर्तमान पर गहरा असर। अतीत पीछा नहीं छोड़ता, वो किरदारों के आज को बनाता है, कभी बोझ बनकर तो कभी सहारा बनकर। तीसरा, खामोशी और आवाज की तलाश। चाहे वो व्यक्तिगत घुटन हो या सामूहिक सन्नाटा, बोलने और सुने जाने की इच्छा एक अहम पहलू है। सही। चौथा, नारी दृष्टिकोण, महिलाओं के अनुभव, उनकी शक्ति और उनके नजरिए को सामने लाना। पांचवा, प्रकृति का मानवीय भावनाओं से गहरा रिश्ता। पेड़, नदी, बर्फ, ये सिर्फ माहौल नहीं बनाते, ये किरदारों की अंदरूनी दुनिया का आईना बन जाते हैं। और आखिरकार, ये सब मिलकर कश्मीर के यथार्थ की एक मानवीय तस्वीर पेश करते हैं। कोई राजनीतिक या सनसनीखेज तस्वीर नहीं, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके छोटे छोटे सुख दुख, उनकी जटिलताएं और उनकी जो अदम्य जिजीविषा है, उसकी कहानी है। दीपा बास्ती का अनुवाद इसीलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो इन बेहद स्थानीय और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई भावनाओं और अनुभवों को भाषा की सीमाओं के पार ले जाकर हम तक पहुंचाता है, बिना उनके मूल एसेंस को खोए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल की रोशनी सिर्फ कहानियों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसा झरोखा है जिससे हम कश्मीर की आत्मा में झांक सकते हैं। बिल्कुल सही। जहां दर्द है, संघर्ष है, खामोशियां हैं, लेकिन साथ ही मोहब्बत है, यादें हैं, प्रकृति है और सबसे बढ़कर इंसान के दिल में टिमटिमाती उम्मीद की वो रोशनी है जो शायद कभी पूरी तरह बुझती नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और इन कहानियों से गहरा सबक मिलता है कि मुश्किल हालात अक्सर इंसान के चरित्र की सबसे मजबूत और सबसे नाजुक परतों को सामने लाते हैं। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना लगे, उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी, वो दिल की रोशनी हमें रास्ता दिखा सकती है, या कम से कम चलते रहने का हौसला तो दे ही सकती है। ये कहानियां हमें उन जिंदगियों से जोड़ती हैं जिनसे हम शायद मीलों दूर हों, लेकिन जिनके अनुभव, दुख, खुशी, उम्मीद, डर कहीं ना कहीं हमारे अपने अनुभवों से मिलते जुलते हैं। ये सहानुभूति और समझ का एक पुल बनाती हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कहानियां कैसे हमें उन सच्चाइयों के मानवीय पहलू को महसूस करा सकती हैं जो अक्सर सिर्फ आंकड़ों या खबरों में खो जाते हैं। खासकर उन जगहों की कहानियां जिनकी आवाजें शायद मेन स्ट्रीम में उतनी सुनाई नहीं देती। शायद यही बानो मुश्ताक की कहानियों और दीपा बास्ती के अनुवाद की असली ताकत है, हमें दूसरों की दुनिया को सिर्फ जानने का नहीं, बल्कि महसूस करने का मौका देना। और ये सोचना कि ऐसी कितनी अनकही कहानियां हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी होंगी, बस किसी के सुनने और सुनाने का इंतजार कर रही हैं।